हाँ जी बच्चों, चलो शुरू कर दें। कर देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वैसे तो तुमने नाम में पढ़ लिया होगा पहले ही। बिना टॉपिक के नाम के कोई इतना शरीफ थोड़ी है जो यूं ही आ जाएगा। सही बात है ना। चलो भाई, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया, डेफिनेशन सबको पता है। इट इज डिफाइंड, लिख दूंगा थोड़ा सा, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अच्छा, बात ये है ना, बच्चे इसको रट तो लेते हैं डेफिनेशन वगैरह को फॉर्म, लेकिन वो कभी ना इस चीज को समझ नहीं पाते। तो समझाने वाली बात अब करते हैं जरा। समझाने वाली बात क्या है? लेट से एक चार्ज है इधर Q1, एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। अब मेरे को ना ये जो Q2 है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रो Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक। अब चार्ज कौन सा वाला? बच्चों देखो, याद रखो, चार्ज वो वाला होगा जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो Q2 पर फोर्स लग रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि Q2 जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है। तो ओहो, Q2 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट चार्ज का मतलब है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो Q2 से Q2 कैंसल, और ये तार बहुत छोटी है भाई, K Q1 बाय R स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं। देखो, या तो बच्चा, क्योंकि Q1 Q2 में कई बच्चे गलती कर जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है या फिर जिसकी जगह पर फील्ड निकाला जा रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो। या फिर दूसरी बात ये है, लेट से यहां पे Q2 होता ही नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं होता। ऐसी जगह पर आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। K Q1 इंटू जीरो, सब कुछ जीरो ही हो गया, मानते हो? K Q1 इंटू जीरो, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से है। अरे जब Q1 पहले से है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इधर पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। फील्ड इतना तो आपको पता है, किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, धीरे 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 वीक होता जाता है। बोलोगे सर ये तो एटम की तरह लग रहा है, ये न्यूक्लियस। नहीं बच्चे, मैं समझा रहा हूं। देखो, इधर फील्ड ज्यादा, ज्यादा का मतलब है फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ किस में नापते हैं? न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम तो वैसे ही पता लग जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वोल्ट पर मीटर या आपको आगे पता लगेगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को नापा जाता है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर में। अब मैं कह रहा हूं, लेट से इधर है 5 न्यूटन पर कूलाम, तो इधर होगा लेट से 4, इधर होगा 3, फिर 2, ऐसे ऐसे वो घटता जाएगा ना। चलो ये तो आपको पता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है। अब आप बोलोगे सर फोर्स पर यूनिट चार्ज, फील्ड भी जीरो हो गया। नहीं, अब आप एक चीज नोटिस करो भाई, फील्ड जो है वो Q1 की वजह से है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q1 की वजह से है तो Q1 तो है, और फॉर्मूला भी देख लो K Q1 बाई R स्क्वायर, तो Q2 की जरूरत ही कहां पड़ी? अगर चार्ज उस पॉइंट पर नहीं है तो फोर्स जीरो होगा, फील्ड जीरो नहीं होगा अगर एक भी चार्ज आसपास कहीं पर है। क्लियर है? चलो, और अब कुछ और बातें। वो ये है, अब बात करते हैं जी किसकी? टेस्ट चार्ज की।
एक काम करते हैं, टेस्ट चार्ज से पहले थोड़ा सा टॉप और इलेक्ट्रिक फील्ड का ना फॉर्मूला ही निकाल के दिखाते हैं। मैं कहता हूं ये एक चार्ज है, ठीक है, और फील्ड, सॉरी फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जो ये जो शेप आती है ना, मैं ऐसे ऐसे कर्व बना रहा हूं, बच्चे कई बच्चे जो रटते हैं वो सोचते हैं सर्कल है। बच्चे इमेजिन करो, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये छोटा सा, यहाँ पे ये 2 उंगली है ना, 1 2, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो वो सर्कुलर फील्ड नहीं बनाएगा, वो स्फेरिकल होता है। लेट्स से आप मान लो फुटबॉल का सेंटर या फिर तरबूज का सेंटर, जो भी आप समझ सकते हो, तो वो सर्कल नहीं, स्फेरिकल शेप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। चलो, तो ये और यहाँ पे मेरा एक चार्ज है कहीं पे प्लस का Q0, ठीक है, ये पॉइंट इधर है इसका, ये पॉइंट इधर है, और मैं बोल रहा हूं प्लस का Q, ये एक टेस्ट चार्ज है, वही तो बताना है टेस्ट चार्ज क्या होता है, फिर तुम समझ भी जाओगे ना। मैं कह रहा हूं भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज R। अब मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड Q0, ठीक है बच्चे, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज, जहां पर निकालना है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वापस से ये वाला Q0 लिख रहा हूं मैं, Q0 से Q0 कैंसल, फॉर्मूला बन गया आपका जो कि बच्चों के काम में आता है फिर, K Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। और रही बात K की वैल्यू मैंने आपको भाई फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी, अगर नहीं देगी तो 9 × 10⁹, ठीक है बच्चे, वो बात अलग है, आगे बच्चे लिख देते हैं सर ठीक है न्यूटन फलाना ठिकाना, वो बात की बात है। हाँ जी, ये आ गया फॉर्मूला। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो बच्चे, टेस्ट चार्ज एक छोटा सा एक इमेजिनरी चार्ज होता है। इमेजिनरी का मतलब ये नहीं है कि हम इसको हमेशा इमेजिन ही करेंगे, रियल लाइफ में भी लिया जा सकता है। अब बात ये है ना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही क्यों, और टेस्ट चार्ज जो है वो छोटा क्यों। लेट्स से मैं कह रहा हूं ये है एग्जांपल के तौर पे 2 माइक्रोकूलम, हो सकता है भाई इसकी जो वैल्यू हो वो हो 2 पिकोकूलम। तो देखा जाए ये जो टेस्ट चार्ज है इससे 10⁶ टाइम्स छोटा है, मतलब कि 10 लाख गुना छोटा है। ऐसा क्यों, इतना छोटा टेस्ट चार्ज क्यों, रीजन देखो भाई, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था फोर्स पर चार्ज स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर वेक्टर होता है। और कईयों को नहीं पता तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेट से मैं कह रहा हूं वेक्टर A = 4i कैप प्लस का 6j कैप, और मैं कह रहा हूं वेक्टर B = वेक्टर A डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 4i कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाय 2i कैप प्लस का 3j कैप। अब आप ये ध्यान दो, देखो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर, आंसर क्या आया है बोल दो, 2 3 वेक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर आंसर आएगा वेक्टर। ऐसे ही देखो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर आंसर आ गया वेक्टर। अब बोलोगे सर वेक्टर ये इसका कोई लेना देना है पॉजिटिव नेगेटिव से, बिल्कुल है। देखो सिंपलिसिटी के लिए ना, हम हमेशा बस सिंपलिसिटी के लिए ऐसा मानते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। दोबारा बोलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और वो तभी, अब बच्चे देख लो आपको वैसे ही दिख रहा है, E = आ रहा है F में Q, ठीक है। ये अभी इसको भूल जाओ, Q को मैं सिंपल बस चार्ज लिख रहा हूं, या फिर कई बच्चों को ना ऐसे अच्छा लगता है कैपिटल Q। तो अगर मैं ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, F = QE लिख सकता हूं, दिस इज वेक्टर, Q इज स्केलर। अब आप सोचो अगर मैं Q की वैल्यू लिखता हूं प्लस का 2, ठीक है, 2 क्या चार्ज है तो कूलम, ठीक। अब सिंपल सी बात है, प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या इसकी डायरेक्शन पे कोई असर पड़ेगा, नहीं।
लेकिन जैसे ही मैं इस Q को दोबारा बता देता हूं बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन में Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। अगर मैं Q को प्लस में लेता हूं तो इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मैं Q को माइनस पे लेता हूं तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सिंपलिसिटी के लिए हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि भाई देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने कोई डायरेक्शन को डिफाइन किया ही नहीं, हमने सिंपल बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक बार देख लो। हाँ, और दूसरी चीज ये कि इसको छोटा क्यों लिया जाता है, देखो इसका रीजन ये है कि भाई अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होता, ठीक है, अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होता तो ये हमारा जो मेन चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर देता। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अगर लेट्स से ये है 2 माइक्रोकूलम और हम इसको ले आए, ये भी नहीं कह रहा कि सेम ही लेके आओ, लेट्स से 0.5 माइक्रोकूलम, तो जैसे ही हम इसको पास लेके जाते हैं ये जो बड़ा वाला चार्ज है इसकी पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन अगर वहीं एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर भी आए तो बड़े वाला जो हमारा मेन चार्ज है उसकी पोजीशन पर कोई फर्क खास नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगाने वाला है वो ना के बराबर है। ये लगा लो भाई किसी ने, तुम खड़े हुए हो, हल्का सा तुम्हें टच कर दिया तो तुम तो वहीं खड़े रहोगे, सिंपल है ना। ऐसी इतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ये। क्लियर है टेस्ट चार्ज के बारे में? चलो भाई, फॉर्मूला भी क्लियर है, टेस्ट चार्ज भी क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें भी क्लियर ही है अब तुम्हें। अब बात थोड़ी आगे की करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की। मैं एक दो चीज तुम्हें जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बताई भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, अब दोबारा बताएंगे। बोलोगे सर भूल गए थे क्या? नहीं जी, भूले नहीं थे। देखो बच्चे, एक आपका टॉपिक आ जाता है पूरा डाई इलेक्ट्रिक्स का, ठीक है, पोलर नॉन पोलर, तो वो किसी अगली का मतलब ये है किसी दूसरी क्लास में कवर करेंगे। लेकिन मैं जो छोटा सा बीच बीच में आता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो कई बच्चे उसको यूज नहीं कर पाते, तो उसको समझाऊंगा। रही बात डाई इलेक्ट्रिक्स एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको एक अलग से क्लास में समझाऊंगा मैं। अभी मैं सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक्स और डाई इलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट का बेसिक बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो भाई देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं डाई इलेक्ट्रिक्स में डाई इलेक्ट्रिक्स की, पहली बात तो ये बच्चे, ये टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखो बीटेक की तो अपने को नहीं पता, बट इतना कह सकता हूं अगर कोई साइंस लाइन में ग्रेजुएशन करेगा और उसने फिजिक्स पढ़ी तो डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसको। तो अगर जिसका 12th से क्लियर होगा तो बात ही कुछ और है। हाँ जी, देखो डाई इलेक्ट्रिक्स ना कुछ नहीं होते, बोलो सर कुछ नहीं होते, अब तुम वैसे ही देखो लिखते ही समझ गए होगे। डाइलेक्ट्रिक्स आर जस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, या फिर आप सिंपल इनको इंसुलेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बच्चे देखो इंसुलेटर्स का काम होता है चार्ज के फ्लो को रोकना या फिर चार्ज की मूवमेंट को रोकना। लेट्स से मैं कह रहा हूं एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है, इनके बीच में या वो कोई कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ हवा है, हवा, तो क्या होगा भाई, ये मूव कर जाएंगे इधर उधर मूव कर सकते हैं ना। अट्रैक्ट है तो पास जाएंगे, रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे। वही अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर में कोई चार्ज मूव नहीं कर सकता, और ये चीज आप बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तुम 7th या 8th में थे तो दो चीजें पढ़ते थे सर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, लेकिन अब बड़े हो गए तो सेमीकंडक्टर्स भी आ गए हैं। चलो वो बात की बात है, सेमीकंडक्टर तो भैया जब भी पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होते हैं जो चार्ज की मूवमेंट को रोकते हैं। अब बच्चे देख लो, K की वैल्यू पहले लिखते हैं 9 × 10⁹, और जिसको इसकी यूनिट याद है ना तो कमेंट में जरूर लिखना सर यस मुझे याद थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को फिलहाल इससे मतलब नहीं है बच्चे। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये था मेरा 1/4πε0। ये थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा ना, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब बच्चे देखो जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, बेसिकली इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के की वैल्यू हमेशा याद रखना, या तो 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर तो एयर की होती है ना। ठीक है, और अगर 1 है तो वो मीडियम कौन सा होगा? अगर k की वैल्यू 1 आ जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो वो मीडियम कुछ नहीं होगा, सिंपल एयर। और बच्चे एयर का मतलब है हवा से नहीं करते कभी भी। जब भी आपको बुक में कहीं एयर दिख जाए तो आप समझ जाना एयर की बात ही नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? शाबाश, देख लिया, वैक्यूम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, जो ये अभी इस पे आऊंगा ना धीरे धीरे धीरे, तब तुम भूलोगे भी नहीं कि हाँ सर ये वैल्यू कम है ज्यादा है। अब आप ऐसे सोच के देखो कि कम से कम k की वैल्यू देखो 1 से कम जा नहीं सकती, और 1 वैक्यूम की होती है। 1 से ज्यादा होगी तो वो मीडियम वैक्यूम नहीं होगा, वो कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर हम कैसे याद रखेंगे? बच्चे एक चीज सोचो, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर। हो सकता है भाई तुम्हें फ्रेम में ना दिखे, एक चार्ज दे रहा, एक चार्ज दे रहा, इनके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो ठीक है, ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, लेकिन 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 अगर इन दोनों के बीच में ना डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, इंसुलेटर। भाई देखो इंसुलेटर का काम ये होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को रोकना। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं कह रहा हूं ये और ये एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे थे, मैं कह रहा हूं 10 न्यूटन का। जैसे ही मैंने इनके बीच में किसी डाई इलेक्ट्रिक को रखा, 10 न्यूटन से वो जो फोर्स है अब रह गया 2.5 न्यूटन का। तो कितने गुना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स का काम ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किसी एक सर्टेन फैक्टर से कम कर देना, और वो जो जिस भी फैक्टर से कम किया जाता है उसी फैक्टर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्लियर हुआ? अब इस केस में ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा मैं बताऊं? आंसर इज 4। देखो भाई वैक्यूम के केस में 10 न्यूटन था, जैसे ही मैंने दोनों चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया तब 2.5 न्यूटन रह गया दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब 4 गुना कम हो गया। तो इस केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? बोलो सर 4 है। अब बात तो हो गई ये। बच्चे देखो हमें किसी भी चीज को जब कम करना हो तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू, लेट्स से मैंने नहीं छेड़ी, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाते कैसे हैं वो बताते हैं भाई। देखो भाई ओ हो अच्छा सही लिखा है मेरे को लगा मैंने आपकी जगह ये दोनों लिख दिया। हाँ आपको देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम के लिए, एम फॉर मीडियम, मीडियम के लिए होता है 1/4πε Q1 Q2 बाय R²। कुछ अलग लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो बच्चे पता ही है। ध्यान से देखो, इधर है एप्सिलॉन नॉट और इधर है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पहली बात तो लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बच्चे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी, चलो कोई बात नहीं, वो तो और
एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बच्चे इसका एक और नाम भी होता है एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन आर। तो के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम भी होता है जो कि कई बच्चे ना भैया रट्टा रट्टा रट्टा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब क्लियर हुआ? देखो अगर वैक्यूम है सिंपल 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, वैक्यूम नहीं है कोई मीडियम है तो 1/4πε Q1 Q2 by R स्क्वायर, क्योंकि देखो फोर्स तो कम होगा ही होगा। और एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। इतना क्लियर हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज होती है, बस नाम अलग है बच्चों, काम एक ही है, ठीक। चलो अब इसको हटा दूं, हटाना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब देखो क्या दिखाना है मेरे को, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं सबसे बढ़िया। अब भाई मैं कहता हूं लेट से फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम when two charges are, बोलो सर इतनी धीरे धीरे बच्चे, मेरी इंग्लिश काफी खराब है। when two charges are experiencing a force of 100 Newton in the medium and 500 Newton in vacuum, when two charges are experiencing। हाँ चलो जी, अब मैं करके दिखाऊं? चलो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा ना आइडिया भी लग जाएगा। भाई देखो फोर्स इन द मीडियम, ये मैं बस आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं। फोर्स इन वैक्यूम 500 न्यूटन। अब कई बच्चों को क्योंकि फॉर्मूले की आदत होती है तो भैया देखो फर्ज हमारा भी बनता है तो भी लिखना पड़ेगा। बच्चे रिलेटिव परमेबिलिटी या फिर वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला सोच के देखो क्या होना चाहिए। आंसर तो कईयों को लग रहा होगा अरे सर 5 है, तो सिंपल है। देखो जब भी आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप वैक्यूम वाले फोर्स डिवाइड बाय फोर्स इन द मीडियम कर दो, हमेशा आप आंसर निकाल लोगे इजीली। और ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। और बच्चे सुनो, कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दिया करो किसी ना किसी क्लास के लिए या चैप्टर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 5। आया? थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब बच्चे सुनो, अब जो है हम, अरे काफी बच्चे तो ऐसे ही समझ गए होंगे, मिलते हैं इन, शाबाश।